वेलकम टू लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि मॉर्टगेज क्या होती है, मॉर्टगेज बनता कैसे है और मॉर्टगेज के ऊपर कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम थोड़ा थोड़ा इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स में होते रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पे 2022 में हुआ था। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ मॉर्टगेज, प्लीज़ ड्राफ्ट अ सिंपल मॉर्टगेज डीड टू सिक्योर अ लोन फ्रॉम द बैंक। तो बेसिकली यहाँ पे आपको करना ही होगा कि आपको मॉर्टगेज की सारी हेडिंग्स देनी होगी, मॉर्टगेज के बारे में बताना होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक सिंपल मॉर्टगेज की ड्राफ्ट बनानी है जिसमें आपने ये बताना है कि आपने बैंक से लोन लिया है। बैंक यहाँ पे कौन होगा? लेंडर होगा। लेंडर कौन होता है? वो बंदा जो पैसे देता है। आप लेंडर भी इसको लिख सकते हैं या मॉर्टगेज ही लिख दें इसको, मॉर्टगेजी। मॉर्टगेजी वो होता है जो पैसे देता है और मॉर्टगेजर वो होता है जो पैसे लेता है। तो आपने करना ये है कि मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी, पैसे लेने वाला और पैसे देने वाला, इनको आपने ऐड कर देना है। और पैसे जो दे रहा है ना मॉर्टगेजी, उसको साथ हमने रेफर भी करना है कि ये एक बैंक होगा। ठीक है, यानी कि बिल्कुल सिंपल मॉर्टगेज की डीड बनानी है। ठीक है, जिसमें आपने दो बंदों को डाल देना है और साथ में आपने कुछ पैसों की रकम डाल देनी है। ठीक है, जैसे मैंने सारी वीडियोस में मॉर्टगेज के बारे में बताया है ना, उसी तरह के आपने मॉर्टगेज का एक छोटा सा ड्राफ्ट बना देना है। ठीक है, यानी कि पहले आपको मॉर्टगेज की सारी हेडिंग्स देनी है, एंड पे जाके आपको उसका छोटा सा ड्राफ्ट बना देना है 1 से 2 पेजेस का। सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या बताया जा रहा है। व्हाट इज इक्विटेबल मॉर्टगेज, प्लीज ड्राफ्ट अ डीड ऑफ इक्विटेबल मॉर्टगेज। यहाँ पे हमने इक्विटेबल मॉर्टगेज की सारी हेडिंग देनी है। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियोस बनाई हुई है, दूसरी वाली वो आप देख सकते हैं। वीडियो अगर नहीं मिलती तो यहाँ पे मैंने एक आई का साइन लगाया हुआ, उसमें इक्विटेबल मॉर्टगेज का वीडियो लिंक शो हो रहा होगा। वहाँ से जाके आप इक्विटेबल मॉर्टगेज देख लें। वहाँ पे मैंने इक्विटेबल मॉर्टगेज की डेफिनेशन, हेडिंग वगैरह भी दी हुई है। साथ ही साथ मैंने उसकी ड्राफ्ट भी बना के डाली हुई है। वो बनाते कैसे हैं, करते कैसे हैं, वो भी आपको उसी वीडियो में बताया जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन भी 2023 का ही है। उसमें लिखा है प्लीज़ एक्सप्लेन मॉर्टगेज एंड मॉर्टगेजर, यानी कि यहाँ पे आपको मॉर्टगेजी एंड मॉर्टगेजर के बारे में बताना होगा। यहाँ पे भी सिंपली आपको मॉर्टगेज की सारी हेडिंग्स देनी है। मॉर्टगेज की हेडिंग्स के अंदर ही मैंने मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी एक्सप्लेन कर दिया, जो कि इसी के अंदर आने वाली है। ठीक है, यानी कि इस जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ मॉर्टगेज के ऊपर ही हेडिंग्स जितनी बननी है ना वो सारी आएंगी। ठीक है, ड्राफ्ट के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। लेकिन अगर आप इक्विटेबल मॉर्टगेज देख रहे हैं या डीड ऑफ रिडेम्पशन की वीडियो देख रहे हैं तो उनके साथ ही मैंने उनका ड्राफ्ट बना दिया। ठीक है, तो मैंने ड्राफ्ट को इसके साथ ऐड नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम पेपर में वो आपसे मॉर्टगेज पूछेंगे, लेकिन जो ड्राफ्ट पूछते हैं वो हमेशा किसी ऑपोजिट चीज़ की पूछेंगे। वो आपसे सिंपल मॉर्टगेज पूछ के सिंपल मॉर्टगेज की ड्राफ्ट नहीं बनवाएंगे। वो आपसे सिंपल मॉर्टगेज पूछ के साथ में ड्राफ्ट आपसे टाइटल का बनवा लेंगे या डीड ऑफ रिडेम्पशन का बनवा लेंगे या रिसिप्ट ऑफ मॉर्टगेज की बनवा लेंगे। ठीक है, तो उन सब के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं और पूरी एक लिस्ट शो हो रही होगी आपको प्लेलिस्ट के अंदर। तो उसके अंदर जितनी भी लिस्ट है वो सारी की सारी मॉर्टगेज वाली ही मैंने डाली हुई है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। देखिए यहाँ पे ना आपने सिंपल मॉर्टगेजर एंड मॉर्टगेजी एक्सप्लेन कर देना है, यानी कि पहले आपने सारी हेडिंग मॉर्टगेज की दे के फिर मॉर्टगेजर एंड मॉर्टगेजी एक्सप्लेन करना, जो किसी वीडियो में आएगा आगे। बाद में फिर आपने ड्राफ्ट बना के देनी है टाइटल ऑफ डीड की, यानी कि डिपॉजिट ऑफ मॉर्टगेज की टाइटल ऑफ डीड बना के देनी है, यानी कि इसकी पूरी की पूरी ड्राफ्ट बनानी है। ठीक है, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है ड्राफ्टिंग वाली। ठीक है, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड की, और साथ में मैंने इसकी ड्राफ्ट भी बनाई हुई दूसरी वीडियो में, आपको आई के साइन पर शो हो रही होगी, वहाँ से आप देख लें। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है ड्राफ्ट अ डीड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज कीपिंग इन व्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल मॉर्गेज। अब देखें यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपको अब हेडिंग वाला नहीं देना, यानी कि जब हमने ऊपर जितने भी क्वेश्चंस पढ़ते रहना ना, वहाँ पे सिंपल पहले वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई मॉर्गेज पहले एक्सप्लेन करें, फिर मॉर्गेज और मॉर्गेजी को एक्सप्लेन करें, फिर आप ड्राफ्ट बनाएं। लेकिन यहाँ के क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर डायरेक्टली आपको डीड ऑफ रिडेम्पशन ही लिखनी पड़ेगी, यानी कि उसकी ड्राफ्ट ही बनानी पड़ेगी। आपने यहाँ पर डीड ऑफ रिडेम्पशन को एक्सप्लेन नहीं करना, बल्कि सीधा ही उसकी ड्राफ्टिंग पे आ जाना है। ठीक है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पहले डीड ऑफ रिडेम्पशन को एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि डीड ऑफ रिडेम्पशन की डिफरेंट हेडिंग्स देते हैं, फिर उसकी ड्राफ्ट बनाते हैं। तो आप इस तरह से भी अटैम्प्ट करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप टू द पॉइंट भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसकी ड्राफ्ट बना के ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट का मतलब है कि जो उसका पैटर्न है ना कि डीड लिखी कैसे जाती है, यहाँ पे उसका नाम लिखना है तो यहाँ पे इसका नेम लिखना है तो यहाँ पे ये लिखना है, इसको हम ड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2019 में आया हुआ है। ड्राफ्ट डीड ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज और मॉर्गेज बाय द डिपॉजिट टाइटल। अब देखें यहाँ पे उन्होंने आपसे इक्विटेबल मॉर्गेज की डीड भी मांग ली है और साथ ही इन्होंने कह दिया कि इसी के साथ रिलेट करते हुए टाइटल डीड बना दें। ठीक है,
वही पता टाइटल डीड और इक्विटेबल मॉर्टगेज सेम ही है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि इनकी मैंने डीड देखी थी तो दोनों की डीड्स के अंदर टाइटल ऑफ डीड का ही यूज़ हो रहा है, यानी कि टाइटल ऑफ डिपॉजिट डीड और इक्विटेबल मॉर्टगेज दोनों के अंदर ही टाइटल आएगा। ठीक है, तो आपको इसमें भी डायरेक्टली ही ड्राफ्ट बनाना है, कोई आपको इक्विटेबल मॉर्टगेज को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि मेरे पास टाइम ज़्यादा है लिखने का ड्राफ्ट का पेपर, तब बेशक आप चाहो तो इक्विटेबल मॉर्टगेज को और डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड को भी एक्सप्लेन कर सकते हो ऊपर की हेडिंग्स में, बाद में जाके एंड पे जाके उसकी ड्राफ्ट बना लो। ठीक है, इस तरह से आपने पेपर देखना है। दूसरा क्वेश्चन देख लें जो लेटेस्ट पेपर में है, प्लीज़ एक्सप्लेन मॉर्टगेज एंड मॉर्टगेजर ड्राफ्ट डीड ऑफ मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। ये वही पिछला वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया जिसमें कहा है कि भाई मॉर्टगेज एंड मॉर्टगेजर को आप एक्सप्लेन करें और हमें ये भी बताएं कि डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड मॉर्टगेज में किस तरह से बनती है, यानी कि आपने किस तरह से ड्राफ्ट बनानी है इसकी डीड ऑफ मॉर्टगेज ऑफ टाइटल डीड की। ठीक है, तो बेसिकली ऊपर वाला क्वेश्चन इन्होंने दोबारा रिपीट करवाया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे। तो मेरा समझाने का यहाँ पे मकसद ये था कि आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप स्टार्टिंग पे टॉपिक को एक्सप्लेन करके लिख दो ड्राफ्ट, या डायरेक्टली ड्राफ्ट लिख दो। ठीक है, ड्राफ्ट की स्टार्टिंग में जब आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दो ना, उसका एक ये प्लस पॉइंट होता है कि स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। एग्जामिनर देखते हैं कि स्टूडेंट ने ना इस टॉपिक को एक्सप्लेन भी किया है, साथ में इसका ड्राफ्ट भी बना दिया है, तो उससे क्या होता है कि एग्जामिनर आपको थोड़े अच्छे मार्क्स दे देता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप डायरेक्टली सिर्फ ड्राफ्ट बना दें। अब हम देखते हैं कि मॉर्टगेज होती क्या है। तो मॉर्टगेज में क्या होता है ना कि ये जो बंदा आपको दिख रहा है ना, यहाँ भी ये मॉर्टगेज ही है, और जो बंदा ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मॉर्टगेजर है। अब मैं थोड़ा आसान अल्फाज में समझाती हूँ। मॉर्टगेजर वो बंदा होता है जिसको पैसों की ज़रूरत होती है, मॉर्टगेजी वो होता है जो पैसे देता है। तो जो मॉर्टगेजी होता है ना उसके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं मॉर्टगेज एग्रीमेंट के, ये आपको दिख रहे हैं, अब लिखा हुआ है मॉर्टगेज एग्रीमेंट। तो ये जो बंदा होता है ना जो पैसे दे रहा होता है, ये बाजू का नॉर्मल बंदा नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्मल बंदा इतनी बड़ी अमाउंट 20 लाख रुपए की नहीं दे पाता। तो ये मॉर्टगेजर अक्सर ही एक बैंक वाला बंदा होता है, यानी कि बैंक से ही ये बंदा ले रहा है पैसे। ठीक है, समझो कि ये बंदा नहीं है, ये बैंक है। ठीक है, यानी कि मॉर्टगेजी एक बैंक है। तो मॉर्टगेजर क्या करेगा, मॉर्टगेजी यानी कि बैंक के पास जाएगा और कहेगा कि मुझे 20 लाख रुपए आप जल्दी से दे दें। तो बैंक वाला क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट बनाएगा मॉर्टगेज का, यानी कि कागजात बनाएगा, एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट टाइप चीज़ बनाएगा जिसमें लिखा होगा मॉर्टगेज के बारे में कि इसने इतने पैसे मुझसे लिए, इस तारीख को लिए। ठीक है, तो अब जब ये पैसे लेने आएगा ना तो मॉर्टगेजी से कहेगा कि तुम अपनी कोई कीमती चीज़ मेरे हवाले करो, तब तुम्हें मैं 20 लाख रुपए दूंगा। तो मॉर्टगेजर क्या करेगा, अपनी कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, मॉर्टगेज के डॉक्यूमेंट में लगा देगा और कह देगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये अब मॉर्टगेजी के हवाले होगी। ठीक है, तब तक के लिए जब तक कि मैं उसके 20 लाख रुपए वापस नहीं कर देता, और जितने वक्त में वापस करने हैं, कितने टाइम में करने हैं, चाहे 5 साल में करे, 10 साल में करे, वो सारा टाइमिंग और ईयर मॉर्टगेज के डॉक्यूमेंट में, यानी कि मॉर्टगेज के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी मॉर्टगेज। ठीक है, तो जितना कुछ भी आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये सारा कुछ मॉर्टगेज वाली बातें लिखी हुई हैं, यानी कि इसने 20 लाख रुपए लिए, फिर अपनी प्रॉपर्टी भी साथ में दे रखी है, और फिर उसने जो 20 लाख रुपए तब दिए जब उसको प्रॉपर्टी मिली, यानी कि ये सारी बातें लिखी गई हैं इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लिश भी देख लें साथ साथ, ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट पे अब मूव ऑन करते हैं हम। अब इंट्रोडक्शन आ जाता है। अब यहाँ पे जितनी भी हेडिंग्स आएंगी ये सारी की सारी हमने मॉर्टगेज की दी हुई हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना जहाँ पे ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद आपने सारी हेडिंग्स उस टॉपिक की दे देनी है जो पेपर में आई है। मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने पूछा है आपसे डिफाइन दी रेसिप्ट ऑफ मॉर्टगेज, तो आपने सारी हेडिंग्स पहले मॉर्टगेज की देनी है, एंड पे जाकर रिसिप्ट ऑफ मॉर्टगेज को एक्सप्लेन करना है, फिर उसके एंड पे जाके आपने ड्राफ्ट बना देनी है। अगर उन्होंने पूछी ड्राफ्ट, नहीं पूछी ड्राफ्ट, सिर्फ आपसे सिंपल मॉर्टगेज पूछ रहे हैं और उसके साथ रिसिप्ट ऑफ मॉर्टगेज पूछ लिया, या सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट ऑफ मॉर्टगेज पूछी, किसी किस्म की ड्राफ्ट नहीं पूछी, तो आपने तब भी क्या करना है कि मॉर्टगेज ही एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपने रिसिप्ट देनी है। यानी कि बेशक वो आपसे सिर्फ रिसिप्ट पूछ रहे हैं ना एग्जाम में, ड्राफ्ट भी नहीं पूछी, सिर्फ रिसिप्ट ऑफ मॉर्टगेज पूछी है, तब भी आपने सारी हेडिंग्स मॉर्टगेज की दे के एंड पे जाकर रिसिप्ट की एक्सप्लेनेशन देनी है, रिसिप्ट की हेडिंग्स डाल देनी है। ठीक हो गया, अब हम इसको स्टार्टिंग करते हैं। इंट्रोडक्शन। A mortgage is a loan taken to buy a property such as a house or a land। यानी कि mortgage एक टाइप का एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर ये एक तरह का लोन एग्रीमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि एक बंदा लोन लेता है प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए, और वही प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की शक्ल में अगले को आप दे भी देते हो।
मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसको 20 लाख रुपए जो मिलते हैं ना प्रॉपर्टी, तो वो खरीद लेता है। जैसे ही वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है ना उन्हीं पैसों से जो उसने किसी और से लिए हैं, तो जो प्रॉपर्टी खरीदता है वो वही प्रॉपर्टी उस बंदे को दे के रखता है जिससे पैसे लिए, तब तक के लिए जब तक कि वो उसकी एक एक पैसे वापस नहीं दे देता, वो जो 20 लाख रुपए हैं, ठीक है। और वो 20 लाख से थोड़े ज़्यादा ही देगा क्योंकि वो सूद होता है, उसने सूद के साथ जो है प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है। यानी कि उसने 20 लाख रुपए लिए थे देने, उसको 40 लाख पड़ेंगे क्योंकि उसने सूद देना है, ठीक है। तो ये चीज़ मॉर्टगेज में होती है। तो मॉर्टगेज में मोस्टली सूद ही इन्वॉल्व होता है। The borrower person taking the loan gives the property as a security to the lender, usually a bank। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो borrower है ना, जो पर्सन है जो लोन ले रहा है, वो अपनी ही प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी लेंडर के हवाले कर देते हैं। जाहिर ही बात है, ऑफ कोर्स ऐसे तो कोई भी आपको पैसे नहीं देगा ना जब तक कि आप कोई कीमती चीज़ अपनी किसी को दोगे नहीं। तो जाहिर ही बात है, जो बोरोवर है जिसको पैसों की ज़रूरत है, वो अपनी कोई कीमती चीज़, जो क्या चीज़ है इसकी कीमती, प्रॉपर्टी, वो कौन सी प्रॉपर्टी लेगा, उन्हीं पैसों से लेगा जो वो लेंडर से ले रहा है, यानी कि उस बंदे से ले रहा है जिसने इसको पैसे दिए। तो इसी के पैसों से वो प्रॉपर्टी खरीदेगा और वही प्रॉपर्टी वो इसको दे के रखेगा तब तक के लिए जब तक कि उसके सारे पैसे, इसके सारे पैसे लुटा नहीं देता वापस। ठीक हो गया। तो इस सेम बात आपको रिपीट मिल रही है इसमें। इफ़ द बोरोवर डज नॉट रिपे द लोन द लेंडर टेक्स द प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये लिखा है जब बोरोवर अगर उसके पैसे ना दे तो लेंडर उसकी प्रॉपर्टी अपने पास रख लेगा, चाहे वो उसको अपने पास रख ले, चाहे वो उस प्रॉपर्टी को बेच के अपने पैसे वसूल कर ले। ठीक है, ये लेंडर की मर्जी की वो क्या करे। ठीक है। मीनिंग ऑफ मॉर्टगेज। अ मॉर्टगेज इज एन एग्रीमेंट बिटवीन बोरोवर एंड अ लेंडर। यहाँ पे अगर आप यहाँ तक भी लिख लो तो काफ़ी है, अगर आप और डिटेल्स देना चाहते हो तो दे दो। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि मॉर्टगेज ना एक तरह का एग्रीमेंट है बिटवीन द बोरोवर एंड अ लेंडर। अगर आपको बोरोवर लेंडर नहीं लिखना तो यहाँ पे आप मॉर्टगेजर एंड मॉर्टगेजी भी लिख सकते हो। ठीक है। द बोरोवर गेट्स मनी टू बाय प्रॉपर्टी और एनीथिंग वैल्यूएबल टू रिपे इट ओवर टाइम। यहाँ पे ये कहना है जो बोरोवर है ना वो पैसे इसलिए लेते हैं ना मॉर्टगेज के एग्रीमेंट से, ताकि वो कोई प्रॉपर्टी ले सके या कोई कीमती चीज़ ले सके, और फिर लेने के बाद वो उन पैसों को गुजरते वक्त के साथ थोड़े थोड़े करके वापस दे। यानी कि वो 10 लाख रुपए फ़ौरन लेगा इस एग्रीमेंट के थ्रू, लेकिन थोड़े थोड़े करके वापस करेगा। यानी कि हर मंथ 30,000 रुपये वापस कर दिए, हर मंथ 30,000, इस तरह करके वो वापस करता रहेगा। ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी इट्स एक्ट्स एज अ सिक्योरिटी फॉर द लोन। और जो प्रॉपर्टी है ना जो वो खरीदेगा बोरोवर, ठीक है, वही प्रॉपर्टी जो है जो इसी के पैसों से खरीदेगा, यही प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी इसके हवाले करके रखेगा तब तक के लिए जब तक बोरोवर इसके सारे पैसे लुटा नहीं देता। जब बोरोवर वापस दे देगा ना इसके सारे पैसे, तो ये लेंडर क्या करेगा, इसकी प्रॉपर्टी आज़ाद कर देगा, ये प्रॉपर्टी इसको वापस मिल जाएगी। यानी कि ये मुकम्मल मालिक हो जाएगा प्रॉपर्टी का, फिर वो उस प्रॉपर्टी को सेल करे, बेचे, जो मर्जी करे। ठीक है। लेकिन जब तक इसकी प्रॉपर्टी जो है ना जो इसने इसके पैसों से ली है इसके पास रहेगी, दूसरे बंदे के पास, तब तक ये इस प्रॉपर्टी को ना बेच सकते ना सेल कर सकते। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट सब देखते हैं। इंपॉर्टेंट पीपल इन द मॉर्टगेज। अब यहाँ पे वो बात पूछी जा रही है मॉर्टगेज और मॉर्टगेजी की, तो यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट पीपल इन द मॉर्टगेज की हेडिंग देके आपने दोनों मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी को हेडिंग्स बना के लिख देना है। फिर आपने लिखना है कि मॉर्टगेजर इज़ द पर्सन हु टेक्स दी लोन। ये मॉर्टगेजर वो बंदा होता है जो पैसे लेता है। फिर आपने मॉर्टगेजी के बारे में बताना है, तो लैंडर हु गिव्स दी लोन, यानी कि मॉर्टगेजी एक लैंडर होता है जो पैसे देता है, लाइक अ बैंक, यानी कि ये बैंक ही होता है या फिर कोई ऐसा बंदा होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा अमीर हो शायद, ठीक है, और वो लेंडर हो, ठीक है, तो वो दे सकते हैं। लेकिन आमतौर पे देखा जाता है ना कि हर बंदा जो नॉर्मल बंदा होता है ना वो इतने आराम से इतनी बड़ी अमाउंट किसी को दे नहीं पाता। ठीक है। तो बैंक तो आराम से दे सकते हैं, तो इसलिए लेंडर में आपको मोस्टली बैंक ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। हाउ डज अ मॉर्टगेज वर्क। यहाँ पे कह रहे हैं कि मॉर्टगेज किस तरह से वर्क करता है। फिर आपने ये हेडिंग देनी है, इसके बाद आपने हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन करना है कि 3 पॉइंट्स में। अ पर्सन वांट्स टू बाय अ हाउस बट डजंट हैव द मनी। यहाँ पे आपने बताना है कि मॉर्टगेज में होता क्या है। यहाँ पे होता ये है ना मॉर्टगेज में कि एक इंसान है, उसको पैसे चाहिए कोई घर खरीदने के लिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, इनफ मनी नहीं है कि वो उस घर के पैसे उसके पास आ जाए। ठीक है। दे टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक। और ये पर्सन है ना ये क्या करेगा, बैंक से लोन लेगा। द बैंक गिव्स मनी बट द हाउस इज केप्ट एज अ सिक्योरिटी। यानी कि ये उसी घर को लेने के लिए बैंक से पैसे लेगा, और जब बैंक से पैसे लेगा ना उसी घर को वो एज अ सिक्योरिटी इसके हवाले कर देगा और कहेगा कि मेरा घर आप अपने पास रखें तब तक के लिए जब तक कि मैं आपके पैसे मुकम्मल तौर पे आपको वापस नहीं दे देता। ठीक है। तो ये चीज़ होती है बैंक में। लेकिन ऑब्वियसली जब वो बैंक से लेगा ना पैसे, मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए इसको चाहिए थे ना, 10 लाख लेगा, लेकिन बैंक को इसने वापस 20 लाख करने पड़ेंगे, ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि लोन जो मॉर्टगेज में लिया जाता है ना वो सूद वाला होता है, तो उसको सूद के साथ देना पड़ेगा। दैट इज़ हराम एंड इट इज़ नॉट गुड। सो अवॉइड दीज थिंग्स
तो मैं तो सिर्फ समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, लेकिन किसी भी स्टूडेंट, अगर कोई भी स्टूडेंट ये चीज़ देख रहा है तो मैं यही मशवरा दूंगी कि कभी भी आपने लोन नहीं लेना। इट इज़ हराम एज वेल एज नॉट अ गुड थिंग कि अगर आप पैसे वापस नहीं कर पाए तो आपका भी नुकसान होता है फ्यूचर में, ठीक है। तो लोन कभी भी नहीं लेना चाहिए। द बोरोवर रिपेज द लोन इज इन अ स्मॉल अमाउंट ओवर टाइम। और बोरोवर क्या करता है कि हर साल थोड़े थोड़े करके उनके पैसे लुटाता रहता है बैंक वालों को, ठीक है। तो इस तरह से होता है, यानी कि वो पूरे पैसे देने की उसको जरूरत नहीं है, इकट्ठे थोड़े थोड़े करके ये वापस करता रहता है। When the full loan is repaid, the house fully belongs to the borrower। जब पैसे पूरे मिल जाते हैं बैंक को तो बैंक क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को वापस दे देता है बोरोवर को, ठीक है। ये बात यहाँ लिखिए। एंड में लिखा है इफ द बोरोवर डज नॉट रिपे द बैंक कैन टेक एंड सेल द प्रॉपर्टी और सेल द हाउस। यहाँ पे कह रहे हैं अगर पैसे वापस ना किए बोरोवर ने टाइम पे, यानी कि जितने भी वक्त का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मिसाल के तौर पर जो कॉन्ट्रैक्ट बना ना मॉर्गेज, उसमें टाइम लिखा जाता है कि 5 साल या 10 साल तक वापस करने पैसे। अगर वो टाइम गुजर जाता है और पैसे नहीं देता बोरोवर, तब फिर ऑब्वियसली जो बैंक है यानी कि जो मॉर्गेजी है उस प्रॉपर्टी को अपने पास रख लेगा हमेशा के लिए, या फिर उसको बेच के अपने पैसे वसूल कर लेगा। अब फीचर्स देख लेते हैं मॉर्गेज की कि क्या क्वालिटीज़ हमें मिलती है मॉर्गेज की। यूजली रिपेड इन मैनी ईयर्स, यानी कि जो मॉर्गेज का जो डॉक्यूमेंट होता है ना, इसमें क्या क्वालिटीज़ हमें मिलती हैं कि हमें पैसे फ़ौरन नहीं देने पड़ते, हम पैसों को हर साल थोड़े थोड़े करके देते रहते हैं, ठीक है। एक ये क्वालिटी मॉर्गेज में मिलती है। तो प्रॉपर्टी इज केप्ट एज अ गारंटी और एज अ सिक्योरिटी। ये जो प्रॉपर्टी है ना जो हम खरीदते हैं दूसरे के पैसों से, तो वो वही प्रॉपर्टी हम उस बंदे को सिक्योरिटी की शक्ल में दे के रखते हैं। ये बात यहाँ पे लिखी है। फिर मॉर्गेज में क्या होता है कि बोरोवर पेज एक्स्ट्रा मनी एज इंटरेस्ट। और जो बंदा है ना, जब मॉर्गेज के एग्रीमेंट में घुस के पैसे लेता है ना दूसरे बंदे से, तो ये जो बंदा है ना जो पैसे लेता है, इसको डबल अमाउंट वापस करनी पड़ती है। ये बात यहाँ लिखी है। इंटरेस्ट का मतलब है सूद। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, यानी कि मॉर्गेज में क्या होता है कि एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसके ऊपर लिखा होता है मॉर्गेज एग्रीमेंट, और सारी उसमें शर्तें लिखी जाती हैं कि कितने पैसे लिए गए हैं, कब तक वापस करने हैं, किस तरह से वापस करने, कितने गैप में वापस करने हैं, लाइक महीने के गैप में वापस करने हैं या हफ्तों में वापस करने हैं, वो सारी चीज़ें उसमें जो है लिखी जाती हैं। नेक्स्ट हेडिंग आता है टाइप्स ऑफ मॉर्गेज का, जिसमें पहली हेडिंग है सिंपल मॉर्गेज, दूसरी है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। तो सिंपल मॉर्गेज में क्या लिखा जाता है, द बोरोवर गिव्स ए पर्सनल गारंटी टू रिपे। यहाँ पे ये लिखा जा रहा है कि जो बोरोवर है ना वो गारंटी देता है कि वो पैसे वापस करेगा, लेकिन गारंटी सिर्फ दे, मुंह से तो नहीं वो कहेगा ना कि मैं वापस करूँगा, मैं गारंटी देता हूँ। ज़ाहिर बात है उसको कोई अपनी कीमती चीज़, क्या वो कीमती चीज़ होगी, अपनी प्रॉपर्टी जो है देनी पड़ेगी लैंडर को तब तक के लिए जब तक कि बोरोवर इसके पूरे के पूरे पैसे वापस नहीं दे देता। तो जाहिर ही बात है बोरोवर को क्या करना है, एक पर्सनल गारंटी बना के देनी होगी, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखना होगा कि वो अपनी फ़लाँ प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की डिटेल देगा कि वो अपनी फ़लाँ प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेज कर रहा है, यानी कि मॉर्गेज में डाल रहा है तब तक के लिए जब तक कि वो पैसे नहीं दे देता लैंडर को। लैंडर को जब वो पैसे दे देगा फिर सारी ये बात है वो प्रॉपर्टी फिर बोरोवर के पास वापस आ जाएगी। और अगली लाइन पे लिखा है इफ़ दे फेल, यानी कि बोरोवर अगर पैसे ना दे पाए द लेंडर कैन सेल द प्रॉपर्टी। लेंडर फिर क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को बेच के अपने पैसे वसूल करेगा। अगली हेडिंग पे है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। द लेंडर गेट्स दी प्रॉपर्टी इफ द बोरोवर डज नॉट रिपे। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में क्या होता है कि जो लेंडर है ना, अगर उसको बोरोवर पैसे वापस ना करे ना तो वो बोरोवर लैंडर क्या करेगा, उसी की प्रॉपर्टी बेच के अपने पैसे वसूल कर लेगा। इसको कहते हैं मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, ठीक है। यू सी फ्री स्ट्रक्चर मॉर्गेज, यहाँ पे लिख दें द लैंडर गेट्स रेंट और इनकम फ्रॉम दी प्रॉपर्टी ऑफ दी पेमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना कि ये वाला अगर मॉर्गेज आप बना रहे हो ना, एक होता है ना डिफरेंट सिंपल मॉर्गेज, एक होता है सिंपल मॉर्गेज। इसमें क्या होता है कि जो बोरोवर है ना, अगर वो पैसे ना दे पाए तो बोरोवर की ही प्रॉपर्टी को बेच के लेंडर अपने पैसे वसूल कर लेता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यूसफ्रा स्ट्रक्चरल मॉर्गेज में क्या होता है कि मॉर्गेज का एग्रीमेंट जब ये बनाते हैं ना तो लेंडर मिसाल के तौर पर इसने पैसे दिए थे बोरोवर को, ठीक है, तो बोरोवर अगर इसके पैसे नहीं लौटाता तो लेंडर क्या करता है कि इसी की प्रॉपर्टी को आगे रेंट पे लगा देता, तो रेंट के जितने भी पैसे आते हैं वो सारे के सारे फिर लेंडर अपने पास रख लेता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी सेल नहीं होती, बल्कि प्रॉपर्टी से ही जितना प्रॉफिट आ रहा होता है वो लेंडर अपने पास रखता रहता है जब तक कि उसके उन्हीं पैसों से उसके सारे पैसे वसूल ना हो जाए, ठीक है। यानी कि प्रॉपर्टी से ही वो खुद ही पैसे जनरेट करा के अपने पास रखेगा। यानी कि जो बोरोवर है ना जिसकी प्रॉपर्टी है उसको पैसे नहीं मिलेंगे प्रॉपर्टी से, बल्कि प्रॉपर्टी से जो भी पैसा आ रहा होगा लेंडर को मिलता रहेगा तब तक के लिए जब तक कि इसकी पूरी रकम अदा नहीं हो जाती। ये है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। अगर आपको ना समझे इसको स्किप कर दें। यहाँ पे अब तक हमने टोटल 3 ही टाइप्स पढ़ी हैं। सिंपल मॉर्गेज ऑब्वियसली आपको पता है
ये सारी पढ़ी। अभी हम फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में हमारे पास आती है इंग्लिश मॉर्गेज। ये कौन सी वाली मॉर्गेज है? द मॉर्गेज ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी टू द लैंडर बट गेट्स इट बैक आफ्टर द रिपेमेंट। ये वाला सिंपल, ये भी सिंपल मॉर्गेज के अंदर ही आता है, लेकिन ये वाली मॉर्गेज थोड़ी सी जल्दी होती है। इसमें होता ये है ना कि बॉरोवर पैसे तो लेता है और लैंडर को प्रॉपर्टी तो देता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो बॉरोवर है वो जल्दी पैसे वापस लौटा देता है लैंडर को। इसमें बहुत लंबे लंबे एग्रीमेंट, लंबे लंबे साल नहीं लगते पैसे लौटाने में। ये वाला इसमें फ़र्क है। अब इक्विटेबल मॉर्गेज कौन सी होती है? द बॉरोवर डिपॉजिट द टाइटल डीड ओनरशिप पेपर विद द लैंडर इंस्टेड ऑफ साइनिंग द फॉर्मल मॉर्गेज। यहाँ पे ये होता है कि जो इक्विटेबल मॉर्गेज है ना, इसमें क्या होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का जो टाइटल है ना वो दे देते हो लैंडर को, ठीक है। उससे क्या होता है कि आज एक दफ़ा आपने टाइटल दे दिया ना तो आपको कोई भी लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाने पड़े, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नहीं करानी पड़ती, बहुत सी चीज़ें नहीं करानी पड़ती, जो कि हमें बाकी मॉर्गेज में करनी पड़ती हैं। लेकिन इक्विटेबल मॉर्गेज में ऐसा नहीं होता। इक्विटेबल मॉर्गेज में ऑब्वियसली आप टाइटल डीड दे देते हो ना, टाइटल डीड दे देते हो तो उसमें आपको कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन वर्क कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी पेपर वर्क कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए आपका टाइम बच जाता है। तो इसलिए इक्विटेबल मॉर्गेज में आप टाइटल डीड दे देते हो। तो इक्विटेबल मॉर्गेज पे मैंने वीडियो बनाई है, वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, वाई इज दी मॉर्गेज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बताया जाए कि मॉर्गेज क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मॉर्गेज हेल्प्स पीपल बाय प्रॉपर्टी विदाउट फुल कैश पेमेंट, यानी कि जिन लोगों के पास पूरी अमाउंट नहीं होती उनको हेल्प करता है मॉर्गेज, ताकि वो बैंक से लोन लेके सारे पैसे चुका दें उस प्रॉपर्टी के। गिव लैंडर सिक्योरिटी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट। यहाँ पे एक और फ़ायदा लैंडर को मिलता है। लैंडर वो बंदा होता है जो पैसे दे रहा होता है, ठीक है। जो पैसे दे रहा होता है उनको ये फ़ायदा होता है कि जिस बंदे ने पैसे लिए ना उससे कुछ घर खरीदने के लिए, तो वो घर खरीदेगा ना तो वही घर लैंडर के हवाले कर देगा एज अ सिक्योरिटी। तो ये फ़ायदा लैंडर को मिलता है, ठीक है। अलाउ बोरोवर टू प्रीपे इन स्मॉल अमाउंट ओवर टाइम। और जो बोरोवर है ना, जिन्होंने पैसे लिए थे इकट्ठे, फुल अमाउंट ली थी बहुत ज़्यादा, कोई घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, तो बोरोवर को ये फ़ायदा होता है कि वो उनको फुल अमाउंट पे बैक नहीं करनी पड़ती, बल्कि हर साल वो थोड़े थोड़े पे करते रहते हैं। हर साल का मतलब है कि हर महीने 30,000 वो पे करेंगे, या हर महीने 20,000, जितनी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में बताई हुई ना कि अमाउंट के इतने इतने मैंने पे करने हैं, तो उस हिसाब से वो थोड़ा थोड़ा करके पे करके पैसे सारे चुकाएंगे। ये फ़ायदा मिलता है इनको मॉर्गेज का। बस यहाँ पे ये मॉर्गेज का टॉपिक खत्म हो रहा है। इससे आगे जितनी भी हेडिंग्स आएंगी ना, आपने उस टॉपिक की कंटिन्यू कर देनी है जो पेपर में पूछी जा रही है। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे पूछ लिया कि ना डिफाइन द इक्विटेबल मॉर्गेज, ठीक है। अगर उन्हें डिफाइन द इक्विटेबल मॉर्गेज पूछी तो आपने सारी हेडिंग्स मॉर्गेज की दे देनी है जितनी भी यहाँ पे लिखी गई थी। उसके बाद आपने इक्विटेबल मॉर्गेज की हेडिंग देके कंटिन्यू करना है। अगर उन्होंने ये पूछ लिया कि डिफाइन दी रिसिप्ट ऑफ मॉर्गेज, तब भी आपने यही करना है। लेकिन अगर साथ में उन्होंने ये भी पूछ लिया कि डिफाइन दी, अगर जैसे वो आया था ना एक क्वेश्चन, जैसे कि डिफाइन दी मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी एंड ड्राफ्ट द डीड ऑफ टाइटल डिपॉजिट, राइट। इन्होंने देखो आपसे ड्राफ्ट भी पूछ ली और साथ में दूसरी चीज़ भी पूछ ली। तो पहले आपने करना ही है कि मॉर्गेज को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, जिसमें आपने मॉर्गेजर भी आएगा, जैसे मैंने ऊपर बताया था, वो सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख देनी है। उसके साथ जब ड्राफ्ट आएगी तो उसमें ड्राफ्ट आपने सिंपली टाइटल डीड वाली ड्राफ्ट दे देनी है। आप चाहो तो ड्राफ्ट के ऊपर भी जितनी बातें यहाँ लिखी गई ना वो भी डाल दो, ठीक है। ड्राफ्ट के ऊपर अलग से मैंने वीडियो बनाई है, वो देख लें। यहाँ पे मैं सिर्फ समझाना चाह रही हूँ कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। तो अगर आप इस मेथड से अटैम्प्ट करेंगे ना, जो मैंने इस वीडियो में बताया मॉर्गेज का, इससे बहुत अच्छे मार्क्स भी आते हैं। और टॉपर्स की खास सीक्रेट है, टॉपर्स भी इसी तरह ही पेपर्स देते हैं कि वो जो है टॉपिक को किसी और टॉपिक्स के साथ लिंक करके लिखते होते हैं पेपर, कभी वो एज इट इज़ नहीं लिखते, ठीक है। इससे क्या होता है कि पासिंग मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं और पेपर भी आप आराम से अटैम्प्ट कर लेते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।